आज का टॉपिक है हमारा रिलेशंस। ठीक है ना। देखिएगा, रिलेशन में फर्स्ट टॉपिक होता है ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है? देखिएगा, ये एक पेयर है, इट मीन्स इसमें दो एलिमेंट इन्वॉल्व रहेंगे। अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है तो उन दो एलिमेंट का सीक्वेंस मैटर करेगा। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखा ना मैंने ए कोमा बी ऐसे करके, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से फॉर्म करूँ कि बी कोमा ए, तो ये आप समझ गए होंगे कि दोनों सेम बात नहीं होती है। जैसे आप याद करिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देते हैं, अगर एक पॉइंट मैंने बोला 1,4 और एक पॉइंट मैंने बोला 4,1, तो आपको याद होगा कि ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो इनफैक्ट एक ऑर्डर्ड पेयर ही होता है, इस तरह से होता है। ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, इट मीन्स ए कोमा बी इक्वल है एक्स कोमा वाई के, वो कह रहा है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं, ऐसा कोई कह रहा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों के सेकंड एलिमेंट सेपरेटली आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट के एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड के। आई बात समझ में? एक एग्जांपल समझाते हैं। और ऐसे मान लो कि ऐसे कोई कह रहा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये है x, 7, ठीक है, और ये इक्वल है 9, y के। ठीक है। आपको हमने ये एक इक्वेशन प्रोवाइड करी और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड x एंड y। आप क्या करोगे? आप कहोगे कि भाई देखो, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x इक्वल हो जाएगा 9 के, और ये ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इट मीन 7, ये इक्वल हो जाएगा इसके सेकंड एलिमेंट की, इट मीन इक्वल हो जाएगा 5 की। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस एक ही इक्वेशन से हमने दो अननोन को सॉल्व कर लिया। आप समझ पा रहे हैं? एक्चुअली इसमें दो इक्वेशंस इन्वॉल्व थी। कैसे? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हुआ, दूसरा दूसरे के इक्वल हुआ। बढ़िया। इसमें हमारा सेकेंड टॉपिक आता है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको समझिए। ऐसे मानो बेटा, एक सेट ए है, एलिमेंट होगा इसके पास ए बी सी। ठीक है जी। एक सेट है बी, एलिमेंट होगा इसके 1 और 2। ठीक है जी। अब हमने फाइंड किया ए क्रॉस बी, ये क्या होगा इसको समझते हैं। ए क्रॉस बी, ये भी अपने देखो, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब इसे हमने रीड कैसे करोगे? इसे ए क्रॉस बी। ठीक है। ये दो वेक्टर का कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वाला, क्रॉस नहीं है ये सेट्स का है, अलग चीज़ है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी अपने आप में एक सेट होगा। इस सेट के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आएगा सेट ए से, ये वाला एलिमेंट, और सेकंड वाला एलिमेंट आएगा सेट बी से। ठीक है। तो ऐसे ऑल पॉसिबल केसेस हम इसमें लिख देंगे तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसे लिखना शुरू करते हैं। कैसे कैसे बन सकता है? देखो, पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आना है, तो मैंने ए ले लिया, तो कैसे हो जाएगा A1 A2, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है? B1 B2 और C1 C2। इस तरह से 6 पेयर पॉसिबल हैं, A,1 A,2, B,1 B,2, C,1 C,2, ऐसे बन सकता है जी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमारे पास और भी रहता है। इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं एज एन एरो डायग्राम। उसमें हम क्या करते हैं कि सेट्स को इस तरह के बबल्स से शो करते हैं। मान लो ये सेट ए के लिए है, ये सेट बी के लिए है। सेट ए वाले एलिमेंट हमने यहाँ लिख लिए ए बी सी, और बी के एलिमेंट यहाँ लिख लिए हमने 1 और 2। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी को इस तरह से भी आप दिखाते हैं कि सेट ए के ईच एलिमेंट को सेट बी के ईच एलिमेंट से आप लिंक कर देंगे। ठीक है ना। ए का लिंक 1 से, ए का लिंक 2 से, बी का लिंक 1 से, बी का लिंक 2 से, सी का लिंक 1 से, सी का लिंक 2 से, सब का सब से।
ठीक है ना। तो इस तरह से भी इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया एज एन एरो डायग्राम। ठीक है जी। और ये वाला क्या था, ये था एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी, ऐसे कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, अब ऐसा मानो बेटा कि हमें फाइंड करना है बी क्रॉस ए। ये क्या होगा, ये भी एक सेट होगा, इस सेट के एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। बस होना क्या है कि अब उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा। इस तरह से रहेगा, सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। अब कैसे बनेंगे इसमें पेयर, 1A 1B 1C 2A 2B 2C। लिखते हैं चलो इन्हें, 1A 1B 1C। ठीक है, 1 के साथ बन गए 3 और 3 बन जाएंगे 2 के साथ, 2A 2B 2C। ऐसे करके आ गई बात समझ में ये। अच्छा बेटा चलो मानो कि हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए। ये कैसे बनेगा, अब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर के दोनों ही एलिमेंट सेट ए से आने हैं, पहला इससे और दूसरा इससे, पर दोनों ही सेट ए ही हैं। तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है ना कि अगर हम क्या करें, सेट ए को ना दोबारा से यहाँ लिख लें। यहाँ लिख लिया हमने ए बी सी ऐसे करके। अब बनाओ पेयर, कैसे बनेंगे, ए बी ए सी, बी सी। ठीक है, सी सी, 9 पेयर बन जाएंगे इसमें। ए बी ए सी, बी सी, सी सी, ऐसे करके 9 पेयर बन जाएंगे इसमें। अच्छा जी, और अगर हमें फाइंड करना होता मान लो बी क्रॉस बी, ये कैसे निकलेगा, फिर से वही चीज़ है, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेट बी से आएंगे। इसके लिए क्या करोगे, सेट बी को दोबारा से लिख लो। यहाँ लिख लिया आपने 1,2। तो कैसे बनेंगे इसमें, 1 1 1 2 2 1 2 2। ये बन गया 1,1 1,2 2,1 2,2 ऐसे करके बन जाता है ये। तो ये हो गया हमारा बी क्रॉस बी। ठीक है जी, आई बात समझ में। अच्छा चलो एक चीज़ आप इसमें नोटिस करो, सेट ए में एलिमेंट थे 3, सेट बी में थे 2। तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी में पेयर बने 6, इसमें 3 इसमें 2, यहाँ कितने बने 6। ठीक है, 6 बन गए। ऐसी बेटा एक चीज अब नोटिस करो कि ए क्रॉस ए में 3 इसमें 3 3 3 थे और ये कितने बन गए 9, है ना। तो इस बेसिस पे जरा इस बात का आंसर दो। अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी और कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू, तो आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ये क्या होगा, सोच के बताओ। सही आंसर है आपका, ये हो जाएगा P इंटू क्यू। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है जी, ऐसे करके हो जाएगा। एक चीज़ और है, चलो इसे नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ऐसे मानो मैं ये कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, इसको मान लो कि ये हैं आपके, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी कह देता हूँ, इसको पी कह दिया। पी कोई एलिमेंट नहीं है, पी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटिंग है। ठीक है, कॉमन इन ए एंड बी। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये बताना है आपको, ये कितने होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, इन दोनों में कितने पेयर कॉमन होंगे आपस में, अब ये क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा मैं इसको आसान करता हूँ आपके लिए, एग्जांपल देता हूँ इसमें आपको। ऐसे मानो बेटा ये सेट ए है, एलिमेंट है इसके ए बी सी डी ई, ये मान लो सेट ए है। एक सेट मान लो सेट बी है, एलिमेंट है इसके ए बी सी, 3 तो इसके जैसे ही हैं, बाकी के एलिमेंट डिफरेंट हैं। एक एलिमेंट एफ मान लो इसमें, और ये मान लो। अब बताओ पहले मुझे कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। सही बताया आपने, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 होकर के 20। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, ये भी सेम तरीके से हो जाएगा 4 इंटू 5 होकर के, ये भी 20 आएगा। कि इन दोनों में ही ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 20 पेयर होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कितने पेयर आपस में कॉमन होंगे, ये क्वेश्चन है। तो समझो बेटा, जो पेयर ये कॉमन एलिमेंट्स से फॉर्म होंगे,
आपस में, वो सारे ही पेयर कॉमन हो जाएंगे। और जब भी कोई अनकॉमन एलिमेंट इन्वॉल्व होगा पेयर में तो वो पेयर कॉमन नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये ए क्रॉस बी में होगा और ए कॉमा बी इनफैक्ट बी क्रॉस ए में भी होगा। लेकिन ए कॉमा एफ की बात करो, ए कॉमा एफ ए क्रॉस बी में तो होगा, लेकिन बी क्रॉस ए में ए कॉमा एफ नहीं मिलेगा आपको, ए कॉमा एफ नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एफ कॉमा ए मिलेगा। और ए कॉमा एफ और एफ कॉमा ए सेम बात नहीं होती। आ रही बात समझ में? तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके आपस में जितने पेयर फॉर्म होंगे उतने ही पेयर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी अभी हमने एक चीज़ सीखी थी, जैसे 3 इसमें है 3 इसमें है, तो इन दोनों से आपस में पेयर फॉर्म होंगे 3 इंटू 3, या कह सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पर जनरलाइज कर देते हैं। अगर ऐसे मानो कि ए और बी में नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इज पी, तो नंबर ऑफ कॉमन पेयर इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज पी स्क्वायर। इस तरीके से हो जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है जी। तो ऐसे करके रहता है। एक चीज़ हमने सीख ली। अब एक और नई चीज़, ऐसे मानो बेटा एक साइड ए है, एलिमेंट है इसके पास ए और बी, 2 एलिमेंट, एक साइड बी है, एलिमेंट ऐसे मान ली इसके एक्स और वाई। ठीक है। एक साइड सी ऐसे मान लो कि इसके एलिमेंट हैं 1 और 2, चलो ऐसे मान लो। ठीक है। अब की बार हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कैसे फाइंड करना है अब की बार हमें। ठीक है ना। ये काम कैसे होगा, तो ये क्या है कि अब ये 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो इसमें कैसे रहेगा मामला, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होंगे। ठीक है। 3 एलिमेंट इन्वॉल्व रहेंगे और उनका सीक्वेंस मैटर करेगा। कैसे रहेगी कहानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आएगा, जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड सेट से आएगा। इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। बनाते हैं चलो। तो मैंने क्या करा, शुरुआत के लिए क्या करा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लेना था, तो मैंने ए ले करके इसको फिक्स कर लिया। और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आना था, तो मैंने इसको एक्स ले लिया। अब देखो थर्ड एलिमेंट के लिए मेरे पास 2 चॉइस हैं, चाहे तो मैं 1 ले सकता हूँ, चाहे तो मैं 2 ले सकता हूँ। तो पहली बार में मैंने इसे 1 ले लिया, तो अगली बार मैं इसे ले लूँगा 2, तो ये हो जाएगा AX2। ठीक है ना। पहले दोनों एलिमेंट को फिक्स करके थर्ड एलिमेंट के बेसिस पर 2 चॉइस थी, दोनों को हमने अब यूज कर लिया। अभी भी देखो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को अभी भी मैं सेट करके ए ही रखा हुआ है, बस मैं सेकंड एलिमेंट को चेंज करूंगा। जो पहले एक्स था उसे चेंज करके मैंने वाई कर दिया। इसे वाई करते ही थर्ड एलिमेंट के लिए फिर से मेरे पास 2 चॉइस आ गई हैं, 1 और 2। एक बार मैंने 1 ले लिया यहाँ पर और एक बार मैं इसमें ले सकता हूँ 2, ऐसे ले लिया। ठीक है। तो ये 4 मेरे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट फॉर्म हो गए, 4 हो गए। अभी और पॉसिबिलिटी हैं। अभी देखो इन चारों में ही फर्स्ट एलिमेंट ए है। अब की बार मैंने क्या करा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट भी चेंज कर दिया, इसे कर दिया मैंने बी। ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट हो गया बी, सेकंड एलिमेंट को मैंने एक्स ले लिया। तो फिर से अब क्या हो जाएगा कि थर्ड एलिमेंट को लेकर के मेरे पास 2 चॉइस आ गई हैं, 1 और 2। एक बार मैंने 1 ले लिया और एक बार मैं अब ले लूँगा इसमें 2, ऐसे करके। ठीक है। ये हो गया। फिर आगे देखिएगा, अगली बार क्या करा मैंने, अभी भी फर्स्ट एलिमेंट बी सेट है, सेकंड एलिमेंट को चेंज करके मैंने वाई कर दिया। थर्ड एलिमेंट के लिए फिर से मेरे पास 2 चॉइस आ गई हैं, 1 और 2। एक बार मैंने 1 ले लिया और एक बार मैं इसमें ले लूँगा 2, ऐसे करके मेरे 8 पेयर फॉर्म हो गए, 8 ट्रिपलेट फॉर्म हो गए। आ रही बात समझ में? ऐसे करके हो जाता है। ठीक है जी। और जिस सीक्वेंस में मैंने इनको फॉर्म किया है, अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो कर लिया तो कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगी कि कौन सा पेयर बन गया, कौन सा पेयर रह गया। आसानी रहेगी आपको। ठीक है ना। यही सीक्वेंस फॉलो करिए कि लास्ट से चेंजेस को स्टार्ट करिए। पहले वालों को जहाँ जब तक हो सके उसे सेम मेंटेन करिए। जब चेंज करना बिल्कुल आवश्यक हो जाए तब आप चेंज करिए, अदरवाइज लास्ट से चेंजेस को शुरू करिए, लास्ट में चेंजेस करिए पहले। ठीक है। तो इस ये अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे चीज़ों को। इसके अलावा एक चीज़ और भी है हमारे पास कि हम पहले से ही इन ट्रिपलेट्स को फॉर्म करने से पहले ही कितने फॉर्म होंगे उसको काउंट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या करो कि इसको काउंट करना है तो क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ईजिली सॉल्व आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रिपलेट। आ रही बात समझ में? अब इस केस में क्या था, देखो यहाँ देखो ये था 2, ये भी 2, ये भी 2, मल्टीप्लाई करा हमने, ये देगा हमें 8, तो 8 बन गया इसमें। ठीक है जी। ये हो गया। तो ये हमारा थोड़ा बेसिक कवर हो गया
ठीक है। अब रिलेशन की हम प्रॉपर डेफिनेशन आपको देंगे कि रिलेशन क्या होता है, इसको समझिएगा। रिलेशन को इस तरीके, देखो रिलेशन ये शब्द जो है, ठीक है ना, इसका जनरल सेंस में जो आप इसका जो मीनिंग यूज़ करते हो वही है यहाँ पर भी, ठीक है ना। रिलेशन, रिलेट करना, है ना, रिलेटिव, संबंध, वही चीज़ें है सब कुछ, ठीक है ना। बस क्योंकि अब ये मैथमेटिक्स में है तो ये क्या करेगा कि दो सेट्स के एलिमेंट को रिलेट करेगा, है ना। चलो डिफाइन करते हैं पहले से। तो इसे अब ऐसे कह सकते हैं कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, सीक्वेंस मैटर करता है, किस से किस तरफ, ऐसा नहीं है कि दोनों यहाँ से वहाँ कैसे भी कर लो, नहीं। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या होगा, ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अगर हमें कोई रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो वो क्या होगा, वो फिर सबसेट होगा बी क्रॉस ए का, ठीक है ना। सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पर। मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराऊँ कि ए क्रॉस बी वो क्या रहता है। ए क्रॉस बी को समझो दोबारा से। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पर एलिमेंट लिए आपने 1 2 3, यहाँ पे ले लिए ए और बी। तो ए क्रॉस बी में तो आप सबका लिंक सबसे कर देते हो, ठीक है ना, सबका सबसे, सबका सबसे, सबका सबसे कर दिया। इसी को अगर मैं एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख के दिखाऊं तो ए क्रॉस बी को आप ऐसे लिखोगे 1A 1B 2A 2B और 3A 3B, ऐसे ले लोगे आप इसे, ठीक है। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। आ रही बात समझ में, ठीक है जी। अच्छा, पर अगर कोई रिलेशन फॉर्म करना है आपको फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो क्या होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। सबसेट का मीनिंग क्या होता है, कुछ एलिमेंट लेकर के नया सेट फॉर्म किया जाए, है ना, इसी में से कुछ लेकर। जैसे यहाँ पर अगर 1 2 और 3 है, यहाँ पर ए और बी है, तो मान लो मैंने 1 का लिंक ए से कर दिया, 1 का लिंक बी से भी कर दिया, 2 का लिंक बी से कर दिया, बस छोड़ दिया तो नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये अब सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, या ऐसे भी कह सकते हैं ये एक रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट। देखो एरो बने हुए हैं, डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन है, नाम दे दिया मैंने इसका R1, ठीक है, ऐसे बन सकता है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है ना इस। अच्छा, कोई बता पाएगा कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इस वाले केस में कितने डिफरेंट रिलेशंस फॉर्म करना संभव है। एक्चुअली हमें इस तरह से सोचना है कि ए क्रॉस बी के कितने डिफरेंट सबसेट्स फॉर्म करना पॉसिबल है ना। चलिए सोचो, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और आपको याद होगा नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और वहाँ पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है ना। और इसमें कितने हैं, 6। और 6 को आप ऐसे ही समझ सकते हो, एक्चुअली है क्या, ए में कितने थे 3 और बी में कितने थे 2, ऐसे करके ये बनता है फॉर्मूला। जनरलाइज कर दूँ इसको, अगर मैं ऐसे कहूँ कि इफ़ एन ए इज इक्वल टू पी एन बी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ रिलेशंस, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू। पी इंटू क्यू क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, और ये क्या हो गया, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या हो गया 2 की पावर पी क्यू, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ रिलेशन का। एक चीज़ में और रह जाती है, उसको भी सीख लेते हैं। अब ऐसे मानो ये सेट ए है, ये सेट बी है, एलिमेंट हैं इसके ए बी सी डी, यहाँ पर हैं 1 2 3 4। देखो जी, मैंने लिंक इनके ऐसे करे, ए का लिंक 1 से, ए का लिंक 2 से, बी का लिंक 2 से, और सी का कर दिया 4 से, ऐसे लिंक कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट टू सेट बी। डन। अच्छा, अब देखिएगा, रिलेशन का नाम रख देते हैं कुछ भी, R2 रख दिया। अब देखिए रिलेशन के लिए 3 टर्म डिफाइन होते हैं, ये हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ऐसे करके ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों अपने में सेट्स होते हैं,
ठीक है ना। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और ये किसी सेट के लिए नहीं, किसी रिलेशन या फंक्शन के लिए ही डिफाइन होते हैं। अब देखो इसको, डोमेन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट टू सेट बी तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर पेयर्ड, सेट ए के उन एलिमेंट का सेट जिनका लिंक सेट बी में है, सेट ए के वो वाले एलिमेंट जिनकी इमेजेस सेट बी में हैं, सेट ए के वो वाले एलिमेंट जो कि पेयर्ड हैं, उनका सेट बनाया जाएगा। जैसे इस केस में इसमें ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, लेकिन डी नहीं आएगा क्योंकि डी अनपेयर्ड था। तो ये हो जाएगा इस रिलेशन का डोमेन। कोडोमेन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट टू सेट बी तो पूरा जो सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है। ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होगा, रेंज में आएगा एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर पेयर्ड, सेट बी के वो वाले एलिमेंट जो कि पेयर्ड हैं। जैसे इस केस में आप देख पा रहे हैं 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 अनपेयर्ड था। इस तरह से समझते हैं ये इसकी रेंज आ गई। आई बात समझ में, ऐसे करके। ठीक है। एक चीज़ में और रहती है, इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। ये क्या होता है, इसी को समझ लो। जैसे ये रिलेशन R2 था, इसी रिलेशन R2 को अगर मैं एक्सप्रेस करूँ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो मैं ऐसे लिखूँगा A,1 A,2 B,2 और C,4। अगर मुझे अब लिखना है इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन तो इसका सिंबल ये होता है, ये R2 का तो R2 लिख दिया पहले, और इनवर्स का सिंबल है यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके -1। ऐसा लगेगा जैसे कि पावर लगाती है, ऐसा लगेगा केवल। ठीक है। ये कोई इसके लिए पावर नहीं है, ये केवल इस बात का सिंबल है कि ये R2 का इनवर्स रिलेशन है। आ रही बात समझ में। अब समझो इसे आगे। इनवर्स रिलेशन, इसमें क्या करना होता है कि ऑर्डर्ड पेयर के सारे एलिमेंट का ऑर्डर उल्टा कर देना होता है, उल्टा ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, ऑर्डर को आप इन्वर्स कर देते हैं। जैसे ये A,1 था तो यहाँ पे आएगा 1,A, ये A,2 था तो ये आएगा 2,A, ये वाला B,2 था तो यहाँ पे 2,B हो जाएगा, लास्ट वाला C,4 था तो यहाँ पर ये 4,C हो जाएगा। इस तरह से करते हैं तो ये हो गया आपका इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना। तो 11th क्लास में रिलेशंस में इतना ही है, इसके आगे अब आपको 12th में मिलेगा। डन, बढ़िया, थैंक यू।